आज बीसीसी नॉलेज हब में आपके सामने पेश खिदमत है शेरी अस्नाद का एक और हिस्सा जिसका नाम है मरसिया। इससे पहले हमने गज़ल और कसीदा पे बात कर ली है और अब शुरू करते हैं मरसिया के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि मरसिया किसे कहते हैं। तो मरसिया जो लफ्ज़ है वो बना है रेसा से। रेसा एक लफ्ज़ है, उसी से मरसिया बना है। रेसा के माने हैं रोना, आहो बका करना। ठीक है, क्योंकि मरसिया की जो शायरी है इसमें रंजो गम का इजहार किया जाता है, इसीलिए ये लफ्ज़ जो रेसा है वो लिया गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि मरसिया उस नज़्म कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उसकी वफ़ात पर रंजो गम का इजहार किया जाए। ये जो सेकंड पॉइंट है यही मरसिया की अहम तारीफ़ है। अगर मरसिया की तारीफ़ के बारे में कहा जाए कि लिखिए, तो आप लिखेंगे कि मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। जैसा कि ऊपर अगर टाइटल में देखेंगे तो यही पॉइंट मैंने लिख दिया है, क्योंकि यही इसका मेन पॉइंट है। फिर बाकी चीज़ें हैं जो ये 4 पॉइंट में मैंने कवर किया है। तो जैसे 2 पॉइंट हमने कर दिया, अब तीसरा पॉइंट आप पढ़िए कि उर्दू में मरसिया का लफ्ज़ मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दीगर रफ़क़ा की शहादत के बयान से मखसूस हो गया है। यानी कि जो मरसिया जो लफ्ज़ है वो जो है, अब अगर मरसिया कोई कहता है कि मरसिया में क्या होता है, मरसिया जो नज़्म है उसमें क्या होता है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दीगर रफ़क़ा की शहादत के बयान में जो नज़्म लिखी जाती है, ठीक है, उसको मरसिया कहते हैं। और मेनली जो करबला का जिक्र होता है, ठीक है, वही मरसिया कहलाती है। इसके अलावा जो दीगर लोगों की मौत पर कहे जाने वाले मरसियों को शख्सी मरसिया कहते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ होगी आपकी मरसिया और दूसरी चीज़ हो गई शख्सी मरसिया। ठीक है, यानी कि अगर मरसिया की बात की जाएगी तो इससे जो मतलब लिया जाएगा उसका मतलब यही है कि मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके दीगर रफ़क़ा की शहादत के बयान से मखसूस है। ठीक है, यानी कि ऐसी नज़्म जिसमें करबला का जिक्र हो और करबला के जिक्र में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या फिर उनके जो रफ़क़ा हैं उनका जिक्र आएगा और उनकी शहादत पे जो रंजो गम का इजहार किया जाएगा उसको मरसिया कहते हैं। अगर इस करबला के अलावा किसी और शख्स पे मरसिया लिखी जाती है तो उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, फ़र्क है। अगर पूछा जाए कि मरसिया और शख्सी मरसिया में क्या फ़र्क है, तो मरसिया वो करबला के बयान पे है और जो शख्सी मरसिया है वो किसी और मतलब कि दीगर कोई शख्स मशहूर जो शख्सियत है उन पे जो मरसिया लिखा जाता है उसको बोलते हैं शख्सी मरसिया। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए कि हाली का जो अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का जो मरसिया है, मरसिया गालिब, ये हो गया। यानी कि गालिब साहब की मतलब कि उस पे शख्सियत पे ये मरसिया लिखा गया है, उनकी शहादत पे रंजो गम का इजहार किया गया है। तो ये मरसिया गालिब हुआ और ये शख्सी मरसिया में आएगा। इसी तरह से अगर इकबाल साहब का मरसिया दाग है, दाग साहब के शहादत के मौत पे रंजो गम का इजहार किया गया है, तो इसको बोलते हैं शख्सी मरसिया। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी शहादत बोल दिया था, एक्चुअली गालिब साहब की मौत हुई थी, शहादत नहीं हुई थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि किसी के मौत पे अगर रंजो गम का इजहार किया जाएगा तो वो भी शख्सी मरसिया कहलाएगी। जैसा कि गालिब साहब पे हाली साहब ने लिखा है और दाग साहब की जो मरसिया है उसको इकबाल साहब ने लिखा है। ठीक है, तो ये हो गए 4 पॉइंट जो मरसिया के बारे में है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी हैयत क्या है। तो शुरू में इसकी कोई हैयत मुकर्रर नहीं थी। अगर जब ये मरसिया की जब ये जो नज़्म है जब लिखी गई पहले, तो इसकी कोई हैयत मुकर्रर नहीं थी, कोई मखसूस नहीं थी कि ये हैयत है। लेकिन बाद में जो है इसको 6 मिसरों के एक बंद पे, मतलब इसका हर बंद जो है 6 मिसरों का रहेगा, ये हैयत करार दे दी गई।
ठीक है, ये हैयत मखसूस कर दी गई। इसको मखसूस करने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब। ठीक है, तो ये जो 6 हैयत के जो मिसरे हैं, जो 6 मिसरों की एक हैयत या एक बंद है, ये हैयत किसने दिया, स्टार्टिंग किसने की, इसका आगाज़ किसने किया, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी साहब ने किया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक देखेंगे कि यहाँ पे जो मरसिया है, इसमें देखिए सब में जो है 6 मिसरे हैं, मतलब हर बंद में इस तरह से यहाँ पे 7 बंद है और हर बंद में जो है कितने 6 मिसरे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बैत में आपको 6 मिसरे मिलेंगे। तो पहला बैत हो गया, दूसरा बैत हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां, और भी बड़ी मतलब कि ये शायरी है, ये जो मरसिया है और बड़ी लिखे गई है, उसके हमने 7 जो स्टार्टिंग के 7 जो बंद है वो हमने लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बैत में जो है 6 मिसरे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसकी हैयत देखेंगे तो वो कहलाएगी मुसद्दस। ठीक है, तो ये हैयत की बात हो गई। अब इसकी अज्जाए तरकीबी की बात कर लें तो इसमें 8 चीज़ें होती हैं, इसके 8 जुज़ होते हैं। अगर इसके अज्जा की बात करेंगे तो इसमें 8 जुज़ होते हैं। पहला होता है चेहरा, ठीक है, दूसरा हो गया सरापा, तीसरा हो गया रुखसत, चौथा हो गया आमद, पांचवी चीज़ हो गई रज्स, छठी चीज़ हो गई जंग, सातवीं जो जुज़ है वो है शहादत, और 8वां जुज़ है बयान। ठीक है, तो ये 8 जुज़ क्या है, अब इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले से चेहरा मरसिए की तमहीद है। चेहरा क्या है, ये जुज़ जो है मरसिए की तमहीद है, यानी कि जो शायर है कुछ तमहीदी अशार लिखेगा मरसिए के का पूरा जो वो है उसके ऊपर। ठीक है, इस जुज़ में क्या हो सकता है, हमद हो सकता है, नात हो सकती है, मनक़बत हो सकती है। इसके अलावा कुछ जैसे सुबह और शाम के मनाजिर हो गए, मौसम की शिद्दत हो गई, दुनिया की बेसबाती हो गई, इन सब का भी जिक्र किया जाता है। मतलब एक तरह से भूमिका बांधी जाती है, एक तरह से इसका तारुफ कराया जाता है कि मरसिया जो है किस तरह से लिखी जा रही है, और उसकी एक झलक कह सकते हैं कि यहाँ पे मिलती है, उसका एक चेहरा है। ठीक है, और वो चेहरा कैसे होगा इसको बाद में जब आप पूरी मरसिया पढ़ लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि चलना उबाद सबा के झोंको कदम बदम, मुर्गान बाग की वो खुश अल्हानिया बहम, वो आब ताब नहर वो मौजों का पेचो खम, सर्दी हवा में पर न ज़्यादा बहुत न कम, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों के दामन सहरा भरा हुआ। तो ये सुबह का एक जो मंज़र है उसको पेश किया गया है। ये शुरुआती जो पहला जुज़ है मरसिया का उसको पेश किया गया है इसमें, और इसमें सुबह के मंज़र को बताया गया है, यानी कि जो चेहरा है वो सुबह का है। तो इस तरह से जो पहला जो जुज़ होता है मरसिया का वो चेहरा होता है, और इसमें तमहीदी अशार लिखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है सरापा। अब सरापा क्या है, किसी की जो है हुस्न जमाल के बारे में बात की जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो मरसिया का जो हीरो है जिसके लिए मरसिया लिखी जा रही है, उस शख्स की हुस्न जमाल और उसकी खूबियों के बारे में जिक्र किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, उसके हुस्न जमाल हो गया और उसकी खूबियाँ हो गई, उसको बयान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये शायरी आप देखिए कि पेशानियाँ खुर्शीद जहाँ ताब से बेहतर, रुखसार रंगी गुल शादाब से बेहतर, दांतों की सफ़ा गौहर नायाब से बेहतर, चेहरों का अर्क मोतियों की आप से बेहतर, अबरू नहीं पेशानी जी कद्र के नीचे, हैं 2 मह 9 बाल से एक बद्र के नीचे। तो ये इस तरह से उसमें क्या हुआ है कि हुस्न जमाल की पेशकश हो गई कि कैसे उनकी पेशानी है, उनके रुखसार कैसे हैं। ठीक है, दांतों की क्या खूबसूरती है। ठीक है, और चेहरों का जो निखार है वो कैसा है। इस तरह से बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में, बहुत ही अच्छे उम्दा अशार में इसको पिरोया गया है। ठीक है, तो ये होता है सरापा, यानी कि उसकी खूबसूरती, उसकी हुस्न जमाल और उसकी सिफात का जिक्र किया जाए। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस जुज़ में जिस शख्स पर मरसिया लिखा जा रहा है, यानी कि जो मरसिया का हीरो है, उसकी हुस्न जमाल और दीगर सिफात का जिक्र किया जाता है। तीसरी चीज़ है रुखसत। अब ये रुखसत होगा कहाँ के लिए, जंग के लिए, क्योंकि मरसिया में क्या होता है, जो करबला का जो कि वो वाक़या है, तो अभी ये घर से निकलेंगे फिर वो जंग के लिए जाएंगे। तो जब वो निकलते हैं तो उस वक्त की जो जज्बाती मामला है,
जब वो निकलते हैं तो जो कुछ आपस में जज्बात होते हैं तो उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो इस जुज़ में हीरो अपने अजीज अकारिब से जंग में जाने के लिए रुखसत लेता है। अब वो रुखसत लेते वक्त जो जज्बात हैं उसको वहाँ पे बताया जाता है। जैसे जैसे ये शेर आप देखिए, ये जो बंद है, ये जो बैत है उसको देखिए कि जब सबसे मिल चुका तो ये हुर ने क्या, तो जब सबसे मिल चुका तो ये हुर ने किया कलाम, उम्मीदवार हर्ब की रुखसत का है गुलाम। रोकर ये उससे कहने लगे शाह तशनकाम, एकदम तो घर में फाका कशों के भी कर कयाम। हम पहले दाग खवेशो बिरादर के देख लें, तो तू हमको देख, हम तुझ जी भर के देख लें। तो इस तरह से एक जज्बाती कैफियत यहाँ पे बयान की जा रही है जब वो रुखसत लेता है, किसके लिए, जंग लड़ने के लिए, जब वो जंग के लिए जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आमद, जो अगला जो हमारा इसमें मरसिया का जो जुज़ है अगला, उसमें क्या होता है कि अब आमद है। अब वो जब वो जंग के मैदान में पहुँचता है, उसकी जब वहाँ पहुँच के जब उसका एक तरह से शान व शौकत बताई जाती है कि क्या मंजर है, मंजर को पेश किया जाता है। तो इस जुज़ में हीरो के शान व शौकत के साथ मैदान जंग में आने का मंजर पेश किया जाता है कि किस शान शौकत के साथ वो हीरो जो है जंग के मैदान में पहुंचा। उसको किसी से खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है किसी चीज़ का, बल्कि उसके अंदर जोश है, वलवला है। ठीक है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। जैसे ये शेर देखिए कि हुर चला फौज मखालिब पे उड़ाकर तौसन, जो कड़ी भूल गए जिसकी निगाह पौसे हरन। वो जलाल और वो शौकत, वो गज़ब की चतून, हाथ में तीग कमाल दोष पे बर में जोशन। दूसरे दोष पे शुमले के जो बल खाते थे, काकिले हूर के सब पेच खुले जाते थे। तो ये मंजर कशी की गई है कि जब हीरो जो है, जो मरसिया का हीरो है, जब वो जंग के मैदान में पहुंचता है तो उसकी मंजर कशी कितने ही अच्छे अल्फाज में, कितने अच्छे शेर में इसको पिरोया गया है। तो ये आमद है। यानी आमद में क्या होता है कि इस जुज़ में हीरो की शान शौकत के साथ मैदान जंग में आने का मंजर पेश किया जाता है। आप चाहे शेर याद ना रखें, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर समझें कि सब पॉइंट्स हैं क्या। नेक्स्ट जो जुज़ है उसका नाम है रज। रज मतलब इसमें बहादुरी और महारत का जिक्र किया जाता है। तो इस जुज़ में दो तीन चीज़ें होती हैं कि पहले हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ और तौसीफ, मतलब ख़ानदान की बड़ाई करता है कि हम किस ख़ानदान से हैं। ठीक है। दिखाया जाता है, उस हीरो के ख़ानदान की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है। हीरो नहीं बयान करता, बल्कि जो शायर हैं वो उसको बयान करते हैं कि वो किस ख़ानदान से, कितने अच्छे ख़ानदान से उनकी ये है, और वो कितने शुजात वाले हैं, कितनी बहादुरी और कितनी महारत उनके अंदर है, उसको पेश किया जाता है। तो इस जुज़ में हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ व तौसीफ़ और अपनी बहादुरी और महारत का जिक्र करता है। अब जैसे ये कुछ अशार हैं, देख लीजिए। हम साहिब शमशीर हैं, हम शीर जरी हैं, हम बंदे मकबूल हैं, असिया से बरी हैं। एक उनमें से मैं आया हूँ, जुरात मेरी देखो, सुन देखो मेरा और शुजात मेरी देखो। क्या देर है मुँह पर मेरी शमशीर के आओ, देखूँ तो भला कुछ हुनर जंग दिखाओ। तो ये कहने का मतलब वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है और अपने ख़ानदान की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहा है शायर। ठीक है। शायर जो है बयान कर रहा है अपने हीरो की ख़ानदान की तारीफ व तौसीफ और उसकी बहादुरी हीरो के लफ्ज़ों में। ठीक है। तो ये होता है रज। नेक्स्ट पॉइंट है जंग। अब देखिए पहले क्या हुआ था, अगर आप शुरू से देखें मामले को, तो पहले क्या था। पहला जो इसका पॉइंट है चेहरा। पहले तो चेहरा बता दिया गया, एक तरह से भूमिका बता दी गई, तारुफ करा दिया गया क्या चीज़ है। फिर उसके बाद जो हीरो है उसकी शख्सियत की बात कर दी गई। फिर वो जब जंग के लिए रुखसत होता है तो उसकी बात कर दी गई, उसकी जज्बाती कैफियत की बात कर ली गई। चौथी चीज़, जब वो जंग के मैदान में पहुंचता है तो किस शान शौकत से पहुंचता है वो बात कर ली गई। फिर उसने, मतलब शायर ने अपने हीरो को बताया कि वो कितना ही बहादुर है, कितना शुजात वाला है और कितनी बड़ी, मतलब कि बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उसकी तौसीफ़ और तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है जंग। अब जंग के मैदान में जब वो पहुंचते हैं तो मीन्स अब जंग शुरू होती है। ठीक है। अभी जंग के मैदान में पहुंच गए, उन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा कर लिया। अब नेक्स्ट जुज़ है, इस जुज़ में हीरो वह मुकाबिल, मतलब जो मुकाबले करने वाले हैं, मुकाबिल फौज से शुजात और दिलेरी के साथ जंग न करता है। अब जंग शुरू हो जाती है इस वाले जुज़ में।
और हीरो के घोड़े और तलवार की भी तारीफ की जाती है। ठीक है, अब जंग शुरू हो गई। वो किस सुजात के साथ, किस दिलेरी के साथ जंग लड़ता है, अपने मुखालिफ से, जो मुकाबले के लिए जो फौज है उससे लड़ता है, और साथ में उसके घोड़े की भी तारीफ और उसकी तलवार की भी तारीफ बयान की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए शेर कि कासिम ने रन में लाशे पे लाशा गिरा दिया, अब्बास ने भी खून का दरिया बहा दिया, अकबर ने दम में नामवरों को भगा दिया, अंदाज ज़रब शेर इलाही दिखा दिया, तन्हा जब उसके बाद शह बहरुबर हुए, तीरों के सामने अली असगर सुपर हुए। तो इस तरह से इसमें जो है क्या क्या चीज़ बयान की जा चाहती है। पहली बात कि सुजात और दिलेरी उस वक्त जब जंग शुरू हो चुकी है उसकी बात की जा रही है, और उस जंग के दौरान घोड़े की कैफियत कैसी है, तलवार किस तरह से मतलब घुमाई जा रही है, किस तरह से लाशों पे लाशें गिरा दिए जा रहे हैं हीरो के जरिया, ये सब चीज़ों का जिक्र होता है। तो ये कहलाती है जंग। नेक्स्ट पॉइंट है शहादत। अब जंग हो गई, अब जंग के दौरान उसके बाद वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। तो अब उसके बारे में बात की जाती है इस जुज में। तो इस जुज में मैदान जंग में हीरो दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। शहादत का बयान शायर दर्दमाना और मौसर अंदाज में करता है। अब यहाँ पे जो शायर है वो उस चीज़ का पस मंज़र पेश करता है कि जब हीरो है वो दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। ठीक है, अब उस दर्दमंदी का इजहार एक मौसर अंदाज में शायर पेश करता है। जैसे कि यहाँ पे शेर देखिए कि लेता था गश में हिचकियाँ वो 14वीं का माह, वो गर्ज फर के पाग पे मारा किसने आह, बैठा गले पे तीर की हालत हुई तबाह, रहवार से गिरा पसर शाहिदी पना, बिनते रसूल रोने को मुँह ढांपने लगी, तड़पा वो नौजवान की ज़मीं कांपने लगी। तो ये इस तरह से बहुत ही दर्दमाना और मौसर अंदाज में जो शहीद हुआ है हीरो उसके बारे में बात की जा रही है, जो दुश्मन के हाथों शहीद होकर लड़ते लड़ते बहुत ही जाबाजी से लड़ रहे थे, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो दुश्मन से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो उसका बहुत ही दर्दमाना और मौसर अंदाज में बताया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई शहादत की। और ये आखिरी जो जुज है उसका नाम है बैन। तो मरसिए का ये जुज सबसे अहम है, जिसमें हीरो की मैयत पर अजीज और अकारिब, ख़ास तौर पर औरतें शहीद होने वाले की खूबियों को बयान करके गिरिया मातम करती हैं। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें शायर जो है उनके अजीज अकारिब और औरतों का जो मातम है, जो गिरिया वजारी है, उसको बयान करता है। ठीक है, और जो है वो किस तरह से उसका पस मंज़र है वो पेश करता है। जैसे कि ये शेर देखिए कि शब्बीर ने यखेमी की डेवड़ी से पुकारा, मारे गए अकबर, घर लुट गया ऐबान में दिलशाद तुम्हारा, मारे गए अकबर, हम बेकस तन्हा हुए, वो हसरत व दर्दा, जीने का हमारा न रहा कोई सहारा, मारे गए अकबर। ज़ैनब से ये कह दो कि करे चाक गिरेबा, पीटे बसत अफगा, नेज़े से तेरे लाल का दिल छिद गया सारा, मारे गए अकबर। तो ये एक तरह से अगर नोहा में भी देखिए यही चीज़ रहती है। तो नोहा जो है, अगर नोहा की बात की जाए तो उसमें भी ऐसे ही दर्दमाना जो रंज गम का इजहार किया जाता है। और ये मेनली जो ये लास्ट जो है बैन, जो मरसिया का जो बैन वाला हिस्सा है वो नोहा में पेश किया जाता है। ठीक है, नोहा अलग से भी लिखे गए हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें नोहा नहीं हो सकता। इसका जो मरसिया का जो लास्ट वाला हिस्सा है यानी बैन है, जो जुज है, वो नोहा की तरह भी पेश किया जाता है। तो कभी कभी नोहा और मरसिया का जो लास्ट हिस्सा है वो एक हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर नोहा के लिए अगर आप कुछ एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कुछ मिसाल देना चाहते हैं, तो ये शेर को आप नोहा के तौर पे भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वही मातम है, वही गिरिया वजारी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी क्लियर हो गई। हमने बताया कि मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी है वो इस तरह से है कि पहले पॉइंट चेहरा है, दूसरा सरापा है, तीसरा रुखसत है, चौथा आमद है, पांचवा रज्ज़ है, छठा जंग है, सातवां शहादत है और आठवां बैन है। तो इस तरह से, इस तरकीब से जो है इसकी अज्जा शायरी में पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो मरसिया इस तरह से कि अज्जाए तरकीब, मरसिया की अज्जाए तरकीब कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे इर्तिका के बारे में। जैसा कि हर बार हम करते हैं, फिर से वही करते हैं। हम पहले आपकी बुक से पढ़ते हैं कि वहाँ पे
उर्दू में मरसिया की इर्तिका के बारे में क्या बात की गई है, फिर हम उन्हीं में से पॉइंट निकालेंगे और उसको रखेंगे और वही हमको और आपको नोट करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं। उर्दू शायरी की दूसरी अहम असनाफ की तरह मरसिया की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। दक्कन के आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू मरसिया निगारी ने इर्तिकाई मंजिलें तय की। इब्तिदा में मरसिया के लिए कोई मखसूस हैयत मुकर्रर नहीं थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पहले शायर थे जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस यानी कि 6 मिसरे का एक बंद की शक्ल दी। बाद के मरसिया निगारों ने इसी हैयत को इख्तियार कर लिया। मरसिया में ईसार, कुर्बानी और शराफत व इंसानियत जैसी आला इक़दार की ख़ास अहमियत है। शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू मरसिया के पहले शायर इस्माइल अमरोहवी हैं, जिनका मरसिया वफ़ात बीबी फातिमा मसनवी की हैयत पे है। अब यहाँ पे हैयत जो है मसनवी की है। अब ये मसनवी की जब बात करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो हैयत किस तरह से है। बाद के शोरा में गदा, सिकंदर, सआदत, सौदा, मीर, मसहफ़ी और कायम के नाम अहमियत के हामिल हैं। मरसिया का दूसरा अहम दौर छन्नू लाल दिलगीर, मीर ज़मीर और मीर खलीक से शुरू होता है। दिलगीर पहले मरसिया निगार हैं जिन्होंने मरसियों में मुकालमाती फ़िज़ा का इजाफा किया। मीर ज़मीर और मीर खलीक तक पहुँचते पहुँचते मरसिया ने सानेह करबला के हवाले से बयानिया नज़्म की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसे अनीस और दबीर ने दर्जे कमाल तक पहुँचा दिया। ठीक है, यानी कि मीर अनीस भी बहुत ही बड़े मरसिया निगार हैं और उन्होंने जो है सानेह करबला का बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। 20वीं सदी में जो मरसिया लिखे गए उनका शुमार जदीद मिरासी में होता है। उनके मौज़ूआत रवायती मरसिया से मुख्तलिफ होते हैं। रवायती मरसिया बज़्म रज़्म से पहचाना गया तो जदीद मरसिया हिम्मत व अज़्म का मुरक्कब बना। जदीद मरसिए में इखलाक का दर्ज, जुरात व हौसला व फ़लसफ़ा का इजाफा हुआ। जदीद मरसिया निगारों ने पुराने मरसिया निगारों के बनाए हुए अज्जाए तरकीबी को अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा। जदीद मरसिया निगारों में जोश मलियाबादी, जमील मजहरी, आल रज़ा, नजम आफंदी, नसीम अमरोहवी, सरदार जाफरी, वहीद अख्तर और मेहदी नज़मी के नाम अहम हैं। तो इस तरह से ये इर्तिका है, मतलब कि शुरू हुई कहाँ से, दक्कन से, और आज के टाइम तक ये जो मरसिया है चल रही है। लेकिन अब जो मरसिया की नोयत है, अब जो मरसिया की हैयत है, वो 6 मिसरों पर महदूद नहीं रही, बल्कि उसको जो अभी लेटेस्ट जो मरसिया निगार है, जो जदीद मरसिया निगार है, उन्होंने उसको ज़रूरी नहीं समझा कि 6 रखा जाए, जो कि पहले भी स्टार्टिंग में भी इसको ज़रूरी नहीं समझा जाता था। बाद में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा साहब ने उसको एक हैयत दी और उस हैयत पे लोग चल पड़े थे। लेकिन अभी जदीद में उस हैयत को भी ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है फिर से। ठीक है, लेकिन मरसिया अपने आप में एक अहम सनफ़ है, इसकी अपनी मकबूलियत है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो अब जो इनसे जो हमने पॉइंट अखज़ किए हैं वो 8 हैं। आप उसको नोट कर लीजिए कि उर्दू शायरी की दूसरी अहम असनाफ की तरह, दूसरे अहम असनाफ क्या हैं, जैसे कसीदा हो गया, गज़ल हो गया, तो दूसरी अहम असनाफ की तरह मरसिया की इब्तिदा भी दक्कन में हुई, क्योंकि उन सब की भी जो इब्तिदा थी वो दक्कन में हुई थी। दक्कन के आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में उर्दू मरसिया निगारी ने इर्तिकाई मंजिलें तय की, मतलब यहाँ से परवान चढ़ना शुरू हुआ मरसिया का। इब्तिदा में मरसिया के लिए कोई मखसूस हैयत मुकर्रर नहीं थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा पहले शायर थे जिन्होंने मरसिया को मुसद्दस या फिर 6 मिसरे का एक बंद की शक्ल दी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि शुमाली हिंदुस्तान में उर्दू मरसिया के पहले शायर इस्माइल अमरोहवी हैं। पांचवा पॉइंट, बाद के शोरा में गदा, सिकंदर, सदत, सौदा, मीर, मसहफ़ी और कायम के नाम अहमियत के हामिल हैं। छठा पॉइंट है कि 20वीं सदी में जो मरसिया लिखे गए हैं उनका शुमार जदीद मरासी में होता है। ठीक है, जदीद मरसिया निगारों ने पुराने मरसिया निगारों के बनाए हुए अजाय तरकीबी को अपने मरसियों के लिए ज़रूरी नहीं समझा। जदीद मरसिया निगारों में जोश मलियाबादी, जमील मजहरी, सरदार जाफरी, वहीद अख्तर और मेहदी नज़म के नाम अहम हैं। और भी नाम है, लेकिन हमने कुछ पॉइंट लिए हैं। तो इस तरह से आप ये 8 पॉइंट लिख सकते हैं, या आप उससे और भी पॉइंट लेना चाहते हैं। मीर अनीस साहब एक बहुत मशहूर शख्सियत है मरसिया निगारी में, तो उनको भी आप जिक्र कर सकते हैं कि वो भी एक अहम मरसिया निगार है।
और इस तरह से ये 8 पॉइंट आप ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये मरसिया का जो हिस्सा था ख़त्म हुआ। अगली जो नशिस्त है उसमें हम मसनवी की बात करेंगे और फिर हमारे 2 और जो हिस्से हैं बचेंगे, नज़म और रुबाई, उस पर भी बात करेंगे। तो अब हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले हिस्से में जिसका नाम है मसनवी। अल्लाह हाफिज़।